लोकसभा के विजय पथ कार्यक्रम में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जब हम चित्रकूट से बांदा की ओर निकले थे तो हमें एक होर्डिंग दिखी जिसका कोटेशन हमको बहुत अच्छा लगा और उसके नीचे जिस शख्सियत का नाम लिखा हुआ था उनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो बाजार में चर्चा की, बातचीत की, लोगों से एक आम राय लेने की सोचा कि जिसका हमें साक्षात्कार करना है, जिससे बातें करनी है, उसके व्यक्तित्व को लोग कैसे परखते हैं, कैसे जांचते हैं और कहते क्या हैं। तो बहुत सारे लोगों से हमने ऑफलाइन चर्चा की थी, बातचीत की, तो उन्होंने अपने अपने व्यू रखे। आगे हम आपको उनसे ही मुलाकात कराते हुए इन सभी बिंदुओं पर वार्तालाप करेंगे। आज सीधा मुखातिब कराएंगे हम आपको ऐसे ही व्यक्तित्व अजीत गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा के विजय पथ कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम निकल रहे थे, चित्रकूट से आए बांदा की ओर, तो अतर्रा के रास्ते पर हमें एक होर्डिंग दिखी। उस पर देखा तो आपका एक खुला ऐलान दिखा। तब हमने चर्चा की तो मुझे भी अतीत में याद आया कि कभी आप 2014 में भी टिकट मांगा करते थे और 2014 से लेकर के आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए अगर सोचे तो आज 2023 चल रहा है, 2024 एक बार फिर हमारे सामने आने वाला है। तो आप किस आशा और उम्मीद के साथ आपने पुनः एक बार खुला ऐलान किया है? देखिए, जो हमने एक स्टेटमेंट जिसके बारे में चर्चा की आपने, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। इनको तो आप जानती होंगी। इनको तो आप मेरी सब जानते हैं। विचारधारा शुरू से राष्ट्रवादी थी। हम राष्ट्र को कैसे बेहतर करें, में देखना चाहती है। भारत के अंदर हम काहे बदले? अपनी माँ का स्वरूप देखते हैं। जनता ऐसी विचारधारा ऑटोमेटिकली मेरी शुरू से बन ही गई। सौभाग्य से मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आरएसएस में जुड़ा, मुझे वो विचारधारा में काम करने का मौका मिला। फिर विद्यार्थी परिषद में काम किया हमने, फिर क्षेत्रीय मंत्री के नाते भाजपा बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री रहा। इसके बाद मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति के महत्व को समाज का अंतिम व्यक्ति समझे। यदि वो उस महत्व को नहीं समझ रहा तो समाज में बड़े परिवर्तन नहीं आ सकते। क्यों? आप कितने भी बड़े आदमी हो जाइए, आपका सांसद और विधायक ही आपकी बात को सदन में उठाएगा। वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और जो मेरा अपना सोचना है कि जिस तरह का हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होंगे वही विचारधारा और उसी आधार पर राष्ट्र निर्माण निश्चित तौर पर होगा, और वो आज दिख रहा है। तो आप जिस समाज से आते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि राजनीति में जाति समीकरण बहुत ज़्यादा सेट किए जाते हैं। इससे में कोई शंका नहीं है। आप राष्ट्रवाद की बात करें या कुछ भी करें, जब चुनाव की बेला आती है तो सीधे एक सेटिंग चालू हो जाती है। जैसे शतरंज पर कुछ सिपाही, कुछ घोड़े, कुछ हाथी बिछाए जाते हैं, तो वैसे ही एक जाति समीकरण सेट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके समाज के व्यक्तियों का राजनीति में कितनी हिस्सेदारी है? और उत्तर प्रदेश में अगर सांसद के बतौर देखें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सांसद यहाँ बांदा लोकसभा में रहे, और प्रेजेंट टाइम में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सांसद हो? देखिए, जो मैंने मूल विषय बताया अभी, यही महत्वपूर्ण है। आज हमको देखिए, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमको जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समाज के आधार पर आपस में बांटा जाता है। और उसका लाभ आज इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो हमारे एंटी इंडियंस हैं वो उसका लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और तो हमको वो तोड़ नहीं सकते। इसी आधार पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जिन समाजों का रिप्रेजेंटेशन कम है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ये पार्टियों की जिम्मेदारी है उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए। हमारी पार्टी देखिए हर समाज के लोगों को आगे ला रही है और सबको मौके दे रही है। रही बात मेरे समाज की, हाँ, थोड़ा सा हमारा समाज अब राजनीति में उतना एक्टिव नहीं हो पाते, पता नहीं जो भी कारण हो, मैं नहीं समझ पा रहा। देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा सर्व वैश्य समाज की संख्या लगभग 15 से 18% है। सर्व वैश्य, जिसमें साहू, शिवहरे, गुप्ता, सारी कम्युनिटी जाती हैं। श्रीवास्तव, सिंधी, पंजाबी, ये सब हम लोग सर्व वैश्य कम्युनिटी में आते हैं। और हमारी समाज का एक ही सांसद है, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे समाज के सांसद हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक संगम साहू जी हैं, 2 सांसद हैं हमारे समाज के, और इतनी बड़ी संख्या है। तो निश्चित तौर पर मेरा ये विचार है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौके और मिलने चाहिए। बिल्कुल, मौके मिलने चाहिए।
और जैसे कि शायद आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, बांदा लोकसभा से एक पूर्व सांसद रहे श्यामाचरण गुप्त, काफ़ी चर्चित रहे, यहाँ से अंततः चुनाव जीते भी। तो क्या संघर्ष बहुत ज़्यादा होता होगा, कई बार हारने के बाद जीतते हैं, इसलिए भी लोग आपके समाज से राजनीति में कम आते हैं या मौका ही नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे श्यामाचरण गुप्ता जी ने संघर्ष किया और यहाँ से सांसद रहे, इलाहाबाद से सांसद रहे, उन्होंने एक विल पावर बनाया, विजन बनाया और फील्ड में आया, और निश्चित तौर पर समाज भी साथ में रहा और सारे लोग साथ रहे और एक बड़ी सफलता उनको मिली। बिल्कुल, अभी आपने दो शब्दों का बहुत शानदार प्रयोग किया, एक विल पावर और एक विजन, और जो आपका कोटेशन है कि अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगता है। तो वर्तमान में आप क्या संदेश देंगे? विल पावर, इच्छा शक्ति और विजन, मतलब संदेश क्या है वो, जिससे आप कैसा परिवर्तन ला करके लेकर आएंगे जिससे जनता आप पर विश्वास करे या आपका दल आप पर विश्वास करे और आप पर विश्वास करके आप कोई जिम्मेदारी सौंपने के लिए लोग तैयार हों? देखिए, मैं चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सब लोग पैसे कमाएं, सब लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। जितना हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे उतना ही निश्चित तौर पर ये सारी चीजें धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। और आज वो विषय दिख रहा है। आज गेहूं चावल कोटों में सन 96 में भी आता था, 98 में भी आता था, मुझे पता है। उस समय के लोग कोटेदार माफिया होते थे, लेकिन गेहूं चावल आज भी आ रहा है, लेकिन आज 100% बढ़ता है। क्यों? सिस्टम बदला उन्होंने। आज 18 लाख से 20 लाख करोड़ साल का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, यहीं से हो रहा है, इसी सिस्टम से हो रहा है, और सारे लोग खुश हैं। आज 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स से जनरेट हो रहा है। आज आप देखिए, पहले हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि शायद 1-2 एक्सप्रेस हाईवे बन जाए। आज पूरे भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह स्मूथली कनेक्ट कर दिया। आज आपकी इच्छा दिल्ली जाने की, 6 घंटे के अंदर बांदा से दिल्ली पहुंच सकते हैं आप। ये विजन है। वो चाह रहे हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे बड़े निर्माण होते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलें। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उस पर मैंने ऊपर निवेदन भी किया है, और हो सकता है बहुत जल्दी ये परिवर्तन हो। मेरा भी निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से भी कि इस पे एक टैक्स होना चाहिए। भाई, जिसको 5 स्टार में जाना हो 5 स्टार में जाए, उसके पैसे पे करे। बड़े लोग हैं, उनके पास बड़े पैसे रहते हैं, अगर वो सस्ते में प्रोडक्ट देंगे तो बाजार में प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरा एक आपके माध्यम से निवेदन भी है कि ऑनलाइन टैक्स कम से कम 25 से 30% लगना चाहिए, जिससे बाजार में और रौनक आएगी। और देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विजन वाला व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो उस विचारधारा को रखेगा। दुर्भाग्य है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऊपर, जो पिछली 50-60 साल की भाजपा बांदा चित्रकूट की राजनीति को देखें, वो रिप्रेजेंटेशन और वो लेवल लोगों ने दिखाया नहीं, जो एक दिखना चाहिए। वहाँ पर एक वॉइस बननी चाहिए नेशनल लेवल पर, वो चीज़ें बन नहीं पाई जैसी बननी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप भी कुछ वैसे ही असंतुष्ट हैं जिससे लोग असंतुष्ट हो जाया करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? नहीं, मैं अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी अपना पार्टी का निर्णय है। लेकिन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और जातिवाद ये सब चीज़ें समाप्त हो और समाज के अंतिम व्यक्ति का हित हो और सरकार की ढेरों योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को मिले। यही हम लोगों का अपना इच्छा है, इसलिए आए हम लोग राजनीति में, और कोई उद्देश्य थोड़ा है। हम लोग तो खुद इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और एजुकेशन जो हमने आपकी जानी वो बीटेक और एमबीए किया आपने, तो इकोनॉमिक्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में, इस अर्थव्यवस्था के बारे में आप कैसे, क्या ख्याल हो सकते हैं जिससे आपका जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग, वो प्रभावित हो? और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि देखिए, हम भी जब व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं लोगों से, व्यापारियों से, तो एक असंतुष्टि का भाव ये तो आया ही, आपने पिछली बातों में दोहराया भी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बाजार में आ रही हैं ऑनलाइन मार्केट की वजह से। तो उस पर आपकी अपनी क्या राय है? इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? हमारे आदरणीय मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी एक दिन मीडिया में आया है कि वो उस पर चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ऑनलाइन में एक टैक्स का शेड्यूल बहुत जल्दी ही आने वाला है। और देखिए, बड़े परिवर्तन यदि समाज में करना है तो कुछ आपको मतलब कड़वी गोली खानी पड़ती है। आज मान लीजिए, आप देखिए ना, आप कल्पना करिए
मुझे खूब याद है, आज से 8-10 साल पहले अतर्रा से बांदा आने में 2 घंटे लगता था, बांदा से चित्रकूट जाने में 2 घंटे लगता था। आज आप अभी आए हैं चित्रकूट से, बताइए कितना समय लगा है, 40 से 45 मिनट। ये परिवर्तन है, ये विजन पहले के लोगों में नहीं था। सपा बसपा ये सब पार्टियां नहीं, कंपनियां हैं। एक व्यक्ति है, उसकी विचारधारा, उसके परिवार के लोग अपना सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक विचार है, उनको टेंशन है कि हमको भारत को बेहतर कैसे बनाना है। एक मैं छोटा सा डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से मात्र 1000 वर्ष पहले भारत का पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 35% था। 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले वो 25% कंट्रीब्यूशन था। आज कंट्रीब्यूशन 4% है। यदि एक बार आपने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई, इसका मतलब आपके पास वो क्षमता है 1 किलोमीटर चल पाने की। तो हमारे पास वो क्षमता है, बस सही लीडर्स और सही तरीके से लोग समझें तो हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता और उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। आज देखिए आप विपक्ष क्या कर रहा है, कहीं जातिगत गणना, कहीं कुछ गणना। पहले आप सरकार में नहीं थे, पहले आप नहीं ला सकते थे जातिगत गणना, पहले क्यों नहीं लाए? आज आप बता रहे हैं। अब देखा जाए तो उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को सब लाभ मिला है, बाकी लोगों को लाभ क्या दिया उन्होंने? एक एक परिवार में 40-40 मिनिस्टर हैं। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हैं भाई? 40-40, 50-50 मिनिस्टर एक एक परिवार में हैं। आप उठा के डाटा देख लीजिए, जो भी सरकारें रही हैं पहले, तो ये इस तरह की राजनीति करते थे। अब वो जान रहे हैं कि हम इनको किस तरह से नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो कह रहे हैं भाई जात के आधार पर तोड़ो, क्षेत्र के आधार पर तोड़ो, समाज के आधार पर तोड़ो, ये कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें को समाप्त करने के लिए हमारा भी मन करता है कि हम आए, युवा वर्ग से लोग आए, और सरकार का भी फोकस है कि युवा आए। मैं संगठन में पदाधिकारी रहा, हम क्वालिफाइड हैं, सारी चीजें हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को पार्टी मौका दे तो निश्चित तौर पर बड़े से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा। राजनीति में एक सबसे बड़ी राजनीति है आज के दौर में विकल्पहीनता की बात को कह देना और सबके मन में भर देना कि विकल्प ही नहीं है। तो आप अपने संकल्प को विकल्पहीनता के दौर में कैसे परिवर्तित करेंगे और कैसे बताएंगे कि विकल्प है? देखिए, मैं युद्ध स्तर पर पूरी लोकसभा क्षेत्र में मेरी अग्रिम योजना भी है कि मेरी योजना है कि मैं पैदल यात्रा करूंगा पूरी लोकसभा की, और अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति से भी कनेक्ट होने का प्रयास करूंगा और उसको बताऊंगा कि देख भाई, ये जो तुम्हारा वोट है ना, ये तुम्हारा वोट तुम्हारे और तुम्हारे परिवार और हमारे क्षेत्र के भविष्य के लिए है। अब तुमको तय करना है या सरकार पार्टी को तय करना है किसको लाना, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं अंतिम व्यक्ति तक जाऊंगा, लगभग हर क्षेत्र और समाज से चर्चा करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि पार्टी हमको टिकट दे, ताकि हम इस पिछड़े क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्र बना सकें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी योजना में है कि मैं आगे पैदल यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र की करूंगा। तो बिल्कुल लोकसभा के विजय पथ में ये सबसे बड़ा ऐलान अजीत गुप्ता ने किया है कि लोकसभा में पहुंच करके पैदल यात्रा मैं करूंगा। और जब जब कोई युवा वास्तव में पैदल चला है तो कुछ ना कुछ तो हलचल उत्पन्न हुई है। चाहे वो राजनीति में राहुल गांधी की यात्रा को आप ले लें, चाहे आप हमारे धार्मिक इतिहास से ध्रुव के उस बालक ध्रुव के उस तपस्या को देख लें कि इंद्र की कुर्सी भी हिल जाया करती थी। तो राजनीति में जब जब ऐसा कुछ होता है तो वास्तव में बहुत कुछ अपने चरम पर आकर के खड़ा हो जाता है। और हम आपको लगातार ऐसे ही लोकसभा के अंदर की सच्चाई सड़क से लेकर के और ऐसे खास साक्षात्कार के माध्यम से बताएंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिख सकते हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं, ताकि हम जब कभी मिलें आप के सवाल इनसे कर सकें। आगे चूंकि ये देश आपका है और ये क्षेत्र आपका है, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, जिसे एक जिम्मेदारी हमारी बनती है आपको ऐसे नेताओं से मिलाना और आपको सच्चाई बताना। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।